आप लोगों को और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 2013, 10 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। अगर पहले टेस्ट करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसके इसमें सोल्यूशन फाइंड करना, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो दे हैव नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले कंसिस्टेंटी चेक करने के लिए पहला पार्ट हम कराने जा रहे हैं सोल्यूशन फर्स्ट का। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी फाइंड करेंगे। तो लेट सी इक्वल टू ए बी मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, या 3 यहाँ एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, वाई का कोफिशिएंट 10 और जेड का कोफिशिएंट 3। फिर 3 3 2 2 -3 -1 1 2 0 और लास्ट में राइट हैंड साइड के बाद एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 0 1 5, ये हो गया आपका 4। ये जो मैट्रिक्स फाइंड हुआ है दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ ये नोट करने के बाद तुरंत आपको एक नंबर मिल जाएंगे, मिनिमम 1 मार्क्स मिलते हैं एवरी क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन आप नोट करते हैं और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं तो एक नंबर आपको दे दिया जाता है। अब हमें पहला एलिमेंट यहाँ देखिए 0 है, क्योंकि यहाँ हमको अपर टेबुलर में कन्वर्ट करना है इसलिए पहला एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इंटरचेंजिंग R1 एंड R4 को इंटरचेंज कर लेंगे। सो इंटरचेंजिंग R1 एंड R4, सो ये हो गया आपका 1 2 0 4 और ये हो गया आपका 3 3 2 1 और ये हो गया 2 -3 -1 5। ये आया आपका 0 10 3 0, ये फार्म में हो गया। ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसके बिलो एलिमेंट इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 -3 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 -2 R1। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इक्वलेंट टू, ये हो गया आपका 1 2 0 4। यहाँ से देखिए 3 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में करेंगे और घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 -6 -3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 -0 2, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 12 हो गया। 1 -12 मीन्स -11। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके हटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 4, 3 -4 -7 और यहाँ -1, ये हो गया आपका 2 का मल्टीप्लाई 8, 5 -8 मीन्स -3 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 10 3 0। ये हो गया। अब आगे देखिए हो चुका। अब ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसके बिलो एलिमेंट इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3 साइन सेम है तो सब्सट्रेट करते हैं। R3 -7 बटे दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर, तो 7 बटे 3 इंटू R2। इसी तरीके से R4 चेंजिंग टू R4 माइनस, यहाँ देखिए डिफरेंस आइन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ सब ऐड करेंगे प्लस 10/3 इंटू R2 एलिमेंट लगाएंगे तो ये हो गया इक्वलेंट टू, यहाँ से 1 2 0 4 0 -3 2 -11 है। अब इसको 0 करना देख लीजिए, ये हो गया आपका 0 0 हो गया। सॉल्व कर रहे हैं, R3 की वैल्यू -1 है, -7 बटे 3 गुणे R2 की वैल्यू 2, ये सॉल्व करेंगे -3 -14 तो बटे 3, तो दैट इज -17 बटे 3 फाइंड हो गया। इसी तरीके यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3 -7 बटे 3 गुणे R2 मीन्स -11, तो ये हो गया -9 + 77 बटे 3। सॉल्व करेंगे 68 बटे 3, ये आ गया आपका 68/3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ देख लीजिए R4 की वैल्यू क्या है, R4 की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ 10, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, इसको चेक करना है यहाँ 3, R4 की वैल्यू 3 + 10/3 गुणे R2 मीन्स 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 का 9 + 20 बटे 3 मीन 29 बटे 3, 29 बटे 3 आ गया। अब ये आया और यहाँ सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए R4 0 + 10/3 गुणे ये हो गया -11 तो ये हो गया -110 बटे 3, ये फाइंड हो गया। अब हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको
सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जीरो करना है, पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे होगा, R3 चेंजिंग टू 3/17 R3, थोड़ा सिंप्लीफाई करके तब इसको निकालते हैं। R4/3/29 इंटू R4 सॉल्व कर लीजिए, क्या आता है, इक्वलेंट टू, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 ये हो गया 0 - 3, ये हो गया 2 - 11, ये आया 0 0, 1 हो गया -1, और ये हो गया आपका 4, 0 0, ये आ गया आपका 1, और यहाँ पे आया आपका, डिवाइड करेंगे 3 3 कैंसिल, -110/29। ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है। सो आप देख लीजिए R4 चेंजिंग टू R4 प्लस R3 ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो गया इक्वलेंट टू 1 2 0 4, ये हो गया 0 - 3 2 - 11 0 0 -1 4, ये आ गया आपका 0 0 0 फाइंड हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं, देख लीजिए जोड़ेंगे तो -110/29 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 29 एलसीएम, -110/29 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 116, 29 में 30 चौका 120, तो हो गया -116, ये आया आपका 6/29, तो यहाँ आ गया आपका 6/29, ये फाइंड हुआ। अब देख लीजिए विच चीज़ आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये सब जो वर्क रफ वर्क है ये आपको रफ के लिए है, इसे आप मिटा सकते हैं, इसकी ये रफ में भी कर सकते हैं ये चीज़ कैलकुलेशन। तो ये हो गया अपर, ये रफ वर्क है, रफ में करते हैं इसको, तो ये हो गया मैट्रिक्स, ये फाइंड हुआ। अब यहाँ से अगर रैंक ए निकालना तो रैंक ए की वैल्यू होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लीजिए कितना है, अब ये हो गया आपका रैंक ऑफ ए की वैल्यू, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे तो देख लीजिए लास्ट वाला रो को छोड़ दीजिए, कॉलम को, लास्ट वाले कॉलम को छोड़ देंगे। यहाँ तक रैंक देख रहे हैं तो एक रैंक, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे। यहाँ नहीं जीरो है -1, तो एक रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ गया। और रैंक ऑफ सी निकालना हो, रैंक ऑफ सी की वैल्यू देखिए, इसकी ये जीरो नहीं है तो इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, अगर यहाँ जीरो हो जाता तो रैंक में नहीं काउंट करते। ये भी रैंक है, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, फिर रैंक इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो रैंक ए कैन नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, बराबर नहीं है। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, hence the system of equation is not consistent या is inconsistent ये हो गया, the system of equation is inconsistent and they have no solution, and they have no solution। इस केस में कोई सलूशन नहीं होगा, और यही आंसर हो गया आपका, दे हैव नो सॉल्यूशन। जब रैंक ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर नहीं आएगा तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, ये हो गया आपका आंसर। इसके आगे कुछ नहीं करना होगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो शायद समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। पार्ट ए का 2013 में आया हुआ है, जो आया था 10 नंबर में ही आया है। तो यहाँ आपको सलूशन नहीं निकालना क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, दे हैव नो, इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सलूशन फाइंड नहीं करने होते हैं, यही आंसर हो जाता है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। अब आपको इसका बी पार्ट कराने जा रहे हैं, तीनों पार्ट कराएंगे, इसलिए अब इसका सेकंड बी पार्ट ये आपको समझ लीजिए, नोट बनाते रहिएगा आप क्वेश्चन कॉपी में,
तभी आपको जो है रिवीजन करने में आपको सुविधा होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ऑफ बी, 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को कराएंगे। इसका पार्ट बी देख लीजिए। पार्ट बी के लिए भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने सी निकालेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स का क्वेश्चन 2 -3 7 5 3 1 -3 13, ये हो गया 2 19 -47, ये हो गया 32। ये क्वेश्चन आया। तो देख लीजिए, इसको भी आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये आपका प्रॉब्लम है 2000, ये भी आ चुका है। इस प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके 2010 में आया हुआ है। तो इसको भी अपर रेक्टेंगुलर में चेंज करना। तो अपर रेक्टेंगुलर का डायगोनल एलिमेंट आपका ही है। इसके बिलो इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए R2 चेंजिंग टू R2 माइनस साइन सेम होता है, तो माइनस जो नंबर यहाँ है डिवाइड बाई दिस नंबर मीन्स 3/2 इंटू R2। और इसको 0 करना है, सो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1 कर देंगे ऑपरेशन में। तो देख लीजिए इक्वलेंट टू 2 -3 7 5, ये हो गया आपका 0 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से कि R2 की वैल्यू 1 है, रफ में ज़रूर सॉल्व करते हैं। 1 -3/2 गुणे R1 मीन्स -3, ये हो गया 2 + 9/2, तो 11/2, यहाँ आ गया 11/2। इसी तरीके यहाँ सॉल्व करेंगे -3/2 गुणे R1 की वैल्यू 7 हो गया, ये हो गया -6 -21/2, ये हो गया -27/2। लास्ट क्वेश्चन यहाँ 13 -3/2 गुणे ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, तो ये हो गया 26 -15/2, ये आ गया आपका 16, ये आया आपका 11/2। सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको 0 और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया आपका 22, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 हो जाएगा, 50 -54, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 27। ये आ गया। अब ये डायगोनल एलिमेंट है, ये पिवोटल एलिमेंट है, ये आपका पिवोटल। इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आपको यहाँ से देख लीजिए पिवोटल एलिमेंट है, सो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस, ये हो जाएगा अगर 11/2 कर दें, वहाँ 11/2 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा, आपको 11/2 है, तो एलिमेंट को क्या करना होगा, आपको 2 से डिवाइड कीजिए। ये R3 माइनस आपको 4R2, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो R3 हमें इसको 0 करना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कब होगा कब नहीं होगा। इससे इक्वलेंट टू ये हो गया आपका, देख लीजिए 2 -3 7 5, ये चीज़ फाइंड हुआ। अब क्या 0 11/2 -27/2 11/2, इसको घटा रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो चुका है। इसमें क्या करना है, हमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे। तो देख लीजिए ये हो गया -54 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 गुणे -27/2, ये हो गया -54, ये हो गया प्लस, ये हो गया 54, ये भी 0 आ गया आपका। और यहाँ निकालेंगे इसमें 27 माइनस 4 का मल्टीप्लाई तो 22, 27 22 में 5 आ गया यहाँ पे, ये फाइंड होगा। देख लीजिए विच इज अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विच इज अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट ये 0 में कन्वर्ट हो गया। विच इज अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सो रैंक ऑफ ए, अगर रैंक ऑफ ए निकालना हो तो लास्ट कॉलम छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ के इसका रैंक देखेंगे। तो देख लीजिए रैंक इस यहाँ तक का रैंक, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हैं इसके मैट्रिक्स ए के। यहाँ तक को मैट्रिक्स ए कहते हैं, मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं डाटा से पहले। तो ये आपका रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हैं। 1 रैंक 2 रैंक, तो मैट्रिक्स ए का रैंक आ गया 2,
और सी का रैंक आ गया, यहाँ तक पूरा काउंट करेंगे तो इसको भी रैंक में काउंट, यहाँ 5 है, 0 नहीं है, इसलिए इसको रैंक में काउंट करेंगे, 1 रैंक 2 रैंक 3। तो यहाँ से आ गया आपका सी का रैंक आ गया 3। तो रैंक ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर नहीं है। सो हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड दे हैव नो सोल्यूशन। इसका मतलब जब रैंक ए की वैल्यू बराबर नहीं होगा उस केस में सिस्टम इज ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड दे हैव नो सोल्यूशन, यही आंसर हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में अभी आपका सेकंड का पार्ट है, लास्ट पार्ट कराने जा रहे हैं जो 2011 में आया हुआ है। शायद आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए, और जो है सारे बच्चों के पास शेयर कीजिए, और आपको जो है ऑनलाइन आपको सारे प्रॉब्लम आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिलेंगे, और एवरी यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट भी मिलेंगे। आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारे बच्चे पास भी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसका सी पार्ट, एक और लास्ट पार्ट है। कराने के बाद आपको फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो भी आपको मेथड नया डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सी इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सी में भी आपको सबसे पहले हम एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 6, और यहाँ जेड का कोफिशिएंट 0 है। देख लीजिए पहले वाले में 6, 20 और जेड का कोफिशिएंट -6, और यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 0, 6 -18, और लास्ट में जो है लास्ट एलिमेंट को जो इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे। यहाँ प्लस है, इक्वल -11 हो गया तो -11, और वहाँ उस साइड में इक्वल जाएगा तो -3, और इसको भी इक्वल में जाएगा तो -1। ये लास्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट टर्म्स। तो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देख लीजिए 0 है, खाली इसको 0 करना है। ये पिवोटल एलिमेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पिवोटल एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करें। हमारा उद्देश्य है जो डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट, जैसे इसमें डायगोनल एलिमेंट लेंगे तो आपका डायगोनल एलिमेंट ये होगा, इसके बिलो एलिमेंट को, इसको और इसको 0 में, ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको करना है। इसको करने के लिए R2 चेंजिंग टू R2 - 3R1 और कर देंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए इक्वलेंट टू, ये हो गया 2 6 0 -11, ये हो गया आपका 0, यहाँ 6, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 6 3 का 18, 20 में से 18 जाएगा तो हो गया आपका 2, ये हो गया -6, ये हो गया माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 11 3 33 हो गया, -33 -3 + 33 ये हो गया +30, ये हो गया 0 6 -18 -1 ये आया। अब हमें ये पिवोटल एलिमेंट है, ये पिवोटल एलिमेंट है, आपको इसको 0 करना अगेन। तो इसको 0 करने के लिए अगेन ये हो गया R3 चेंजिंग टू R3 - 3R2 अप्लाई करेंगे तो ये हो गया, देख लीजिए इक्वलेंट टू 2 6 0 -11 0 2 -6 30 ये हो गया 0 0, 3 का मल्टीप्लाई करके हटाएंगे तो यहाँ भी 0 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई हो गया 90 -1 -90 -91, ये आप देख लीजिए, ये हमारा इतना मैट्रिक्स है। तो यहाँ भी अगर देखें विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू यहाँ तक चेक करेंगे तो इसको आपको रैंक में नहीं काउंट करना है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो इसका एक रैंक ये हो गया, रैंक 2 हो गया। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ ए की वैल्यू फाइंड हो गई 2 है। और इसी तरीके से रैंक सी निकालने के लिए यहाँ 0 नहीं है तो इसको भी रैंक में काउंट कर लेंगे, 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, तो रैंक सी की वैल्यू 3 हो गई। सो रैंक ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड दे हैव नो सोल्यूशन। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया उस केस में जब इनकंसिस्टेंट होगा तो दे हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।